सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आज हम सबसे पहले बात करेंगे आप सांसद संजय सिंह पर हुए ईडी के एक्शन की, जिसको लेकर बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। चुनावी माहौल के बीच कुछ देश विरोधी संगठन भी सक्रिय हो चुके हैं, जिन पर खुफिया तंत्रों ने पैनी नजर बनाई हुई है और हाल ही में 3 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस भी सक्रिय हो चुकी है। इस दौरान गाजियाबाद से लुटेरी दुल्हन तो वहीं दूसरी तरफ देवरिया नरसंहार पर अब पुलिस बुलडोजर एक्शन की तैयारी में है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब खबरों पर चर्चा होगी बेहद विस्तार से। तो शराब घोटाले में पहले से ही आपके कई नेताओं पर शिकंजा कस चुका है। अब संजय सिंह के घर पर भी ईडी की छापेमारी से सियासत भी उबाल मार रही है। ईडी की कार्रवाई से नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। पहले नेताओं की प्रतिक्रिया क्या कुछ आई है, वो आपको सुनाते हैं। ये शराब घोटाला तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है। अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं। तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नज़र आ रही है। ये जो सब चल रहा है, कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ, अभी देखो चुनाव तक कईयों के ऊपर होंगे, हो सकता है आपके ऊपर भी हो जाए। अरविंद केजरीवाल के कहने पे एक सांसद वसूली कर रहा है, ये चिंताजनक है। और इसलिए भी ये चिंताजनक है कि ये अपने आप को आम आदमी पार्टी बताते थे। आम आदमी लाल बत्ती तोड़ दे तो कार्रवाई हो जाती है। अब ये पापी इतने खास हो गए कि ये करोड़ों का शराब घोटाला करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि हम पे कार्रवाई जो हो रही है ये राजनीतिक द्वेष के कारण हो रही है। तो देखिए, इस साल जनवरी में ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम जोड़ा था, जिसको लेकर संजय सिंह ने काफी हंगामा मचाया था। दरअसल मई में संजय सिंह ने दावा किया था कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है, जिस पर ईडी ने जवाब दिया कि हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम 4 जगह लिखा गया है। इनमें से 3 जगह नाम सही लिखा गया है, सिर्फ 1 जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी। इस मामले पर सिसोदिया की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है और अभी तक वो जेल में बंद है। लेकिन अब आपको ये सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर ये नई शराब नीति घोटाला है क्या, जिसमें आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी भी लगातार फंसती हुई नजर आ रही है। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति को लागू किया गया था। नई नीति के लिए दिल्ली का 32 जोनों में बंटवारा किया गया था, लेकिन 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट सौंपी थी और इस रिपोर्ट सौंपने के दौरान सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। मनीष सिसोदिया पर इस रिपोर्ट में ये आरोप लगे थे कि उन्होंने गलत मकसद से नई शराब नीति को लागू किया है। लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को इसका अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप भी मनीष सिसोदिया पर लगा है। वहीं एलजी और कैबिनेट की मंजूरी के बगैर ही नीति में बदलाव करने का आरोप मनीष सिसोदिया पर लगा है और जैसे ही ये रिपोर्ट आती है, सियासत हाई हो जाती है। इस पूरे मामले पर जांच बैठती है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है और आज सुबह 7 बजे से ही लगातार छापेमारी की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी सुबह 7 बजे से जारी है। वही इस मसले पर संजय सिंह ने कहा कि मेरे घर से कुछ भी बरामद नहीं होगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी सभी तंत्रों का दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि वो 2024 के चुनाव हार जाएगी। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी सभी सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है। ये आरोप तमाम आईएनडीआईए के विपक्षी दलों ने एक मुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कि मुश्किलें एक बार फिर बढ़ चुकी हैं। न सिर्फ मुश्किलें सांसद की बढ़ी हैं, बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ईडी ने एक बार फिर से एक्शन लेना शुरू कर दिया है। 223 दिन से मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में बंद है। नई शराब नीति मामले पर सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। 223 दिन हो चुके हैं जब मनीष सिसोदिया हवालात में है। इसी बीच आज सुबह 7 बजे से ईडी की टीम संजय सिंह के घर पहुंचती है। वहां भी छापेमारी की कार्रवाई सुबह 7 बजे से ही जारी है।
है। इसी बीच हंगामा भी देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे मसले पर प्रदर्शन करती हुई नजर आई, लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी इस्तीफे की मांग कर रही है संजय सिंह की, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इस कार्रवाई को झूठा करार दे रहे हैं और साफ तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हार के डर से सभी सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग कर रही है और ये छापेमारी भी जानबूझ के कराई जा रही है। एक बार फिर से दोनों ही पक्षों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस कार्रवाई पर, आपको वो सुनाते हैं। ये शराब घोटाला तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है। अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नज़र आ रही है। ये जो सब चल रहा है, कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ, अभी देखो चुनाव तक कईयों के ऊपर होंगे, हो सकता है आपके ऊपर भी हो जाए। अरविंद केजरीवाल के कहने पे एक सांसद वसूली कर रहा है, ये चिंताजनक है। और इसलिए भी ये चिंताजनक है कि ये अपने आप को आम आदमी पार्टी बताते थे। आम आदमी लाल बत्ती तोड़ दे तो कार्रवाई हो जाती है। अब ये पापी इतने खास हो गए कि ये करोड़ों का शराब घोटाला करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि हम पे कार्रवाई जो हो रही है ये राजनीतिक द्वेष के कारण हो रही है। देवरिया में हुए नरसंहार के बाद अब प्रशासन एक और कार्रवाई करने की तैयारी में नजर आ रहा है। फिलहाल देवरिया हत्याकांड में पुलिस ने 16 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। फरार चल रहे लोगों की तलाश जारी है। गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। पुलिस प्रशासन ने नामजद हत्यारोपियों के खिलाफ सख्त रुख भी अपनाया है। बीते दिन की अगर हम बात करें तो राजस्व विभाग की टीम ने हत्यारोपी के मकान, जमीन, खलिहान समेत कई जगहों की नापजोख यानी कि पैमाइश की है, जो करीब 10 घंटे तक चली है। बता दें कि सत्यप्रकाश दुबे की जिंदा बची बेटी शोभिता ने सरकार से मांग की है कि उसके परिवार के 5 लोगों की हत्या करने वालों का एनकाउंटर हो या फिर उनको फांसी तक की सजा दिलाई जाए। इसके अलावा शोभिता ने बुलडोजर की कार्रवाई किए जाने की मांग की है। तो जो बीते दिनों नापजोख हुई है, अब उससे अटकलें लगाई जा रही है कि हत्यारोपियों के खिलाफ अब बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। देवरिया से रवि रावत इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए ये नरसंहार लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। प्रशासन एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है, तो वही अब बुलडोजर की कार्रवाई की भी अटकलें तेज हो गई हैं। फिलहाल अगर अब मौजूदा स्थिति की बात करें तो क्या कुछ एक्शन अभी तक लिया गया है? आपको बता दें कि इस समय हम देवरिया जनपद के रुद्रपुर कोतवाली के लेहड़ा गांव में मौजूद है। क्राइम स्पॉट पे हम मौजूद हैं। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि यही क्राइम स्पॉट है। यहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य की बेरहमी से हत्या की गई थी और यहीं इनकी बाइक खड़ी थी और यहीं खून से लथपथ इनकी हत्या की गई थी। बेरहमी से पिटाई के दौरान उनकी मौत हो गई थी। जैसे ही मौत की सूचना प्रेमचंद यादव के घर वालों को मिलती है, तो देखिए रवि से दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन देवरिया को वो नरसंहार सभी को याद है जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। तो एक बार फिर से रुख करते हैं रवि का, जो लाइव लोकेशन से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रवि, देखिए आप लगातार वो दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आप स्पॉट पर मौजूद है जहां पूरी ये वारदात हुई है। एक बार पहले सिलसिलेवार तरीके से ये पूरी घटना बताइए, कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और इस पूरी वारदात में अब तक क्या कुछ एक्शन लिया गया है, कितने लोगों के खिलाफ तहरीर दर्ज कराई गई है और किन किन की गिरफ्तारी हुई है? रवि, आपको बता दें कि यह 10 बीघा जमीन का मामला है, जहां सत्यप्रकाश दुबे के भाई ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव को लिख दिया था और जमीन 14 वर्ष का केस चल रहा था। जमीन नागवार लग गई सत्यप्रकाश दुबे के भाई को और उसी के लिए यह विवाद काफी विगत कई सालों से चला आ रहा था। और प्रेमचंद यादव जैसे ही अपने खेत देखने के लिए पहुंचते हैं, यहाँ मौके पे आते हैं अपने खेत के पास। यहाँ दुबे परिवार के कुछ लोग रहते हैं और प्रेम यादव की पीट कर बेरहमी से
हत्या कर देते हैं। आपको बता दें कि इस मामले में कई पार्टियां भी अपनी रोटियां सेकने में लगी है। कई लोग यहाँ पर लोगों का आना जाना रह रहा है। यही क्राइम स्पॉट है, यही प्रेम यादव की हत्या की गई थी। तो यही सत्यप्रकाश दुबे की मकान है जो आप तस्वीरों में देख सकती हैं। ये मकान सत्यप्रकाश दुबे की है जो काफी जर्जर हालात में ये मकान है। और मैं खेत दिखाना चाहूंगा, वो खेत है जिस खेत के लिए विवाद हुआ था और पूर्व पंचायत सदस्य की हत्या हुई थी। और इसी हत्या से आक्रोशित गांव के लोग उग्र हो गए थे और काफी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पहुंचकर दुबे परिवार के 6 लोगों की मौत की घाट उतार देते हैं। मामला यह जैसे ही पुलिस महकमे पर पहुंचता है, पूरा यहाँ गांव छावनी में तब्दील हो चुका है। ठीक है रवि, देखिए हम लगातार तस्वीरों में पुलिस बल की तैनाती भी देख सकते हैं क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर पुलिस ने जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी है। अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो उस इलाके की स्थिति कैसी बनी हुई है? जी, आपको बता दें कि यह देवरिया जनपद में उसके एक दिन पहले पुरवा मेहरा में एक जमीनी विवाद के चलते 2 वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया था, जिसमें 5 लोग घायल बताए जा रहे थे, जिसमें कल एक की मौत हो गई। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है इसमें राजस्व विभाग की भूमिका भी संदिग्ध है, जहां पुलिस प्रशासन की यहाँ नाकामी भी साबित हो रही है, जिसके चलते ये हत्या हो रही है। देवरिया जनपद में जमीनी मामले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं और हम आपको कैमरे में दिखाना चाहेंगे कि यहाँ देख सकते हैं पूरी पुलिस यहाँ छावनी में तब्दील हो गई है और गांव पूरा गमगीन हो गया है। इस गांव के सभी लोग, बताया जाए कि गांव खाली हो चुका है और गांव के लोग कुछ बोलने से यहाँ इनकार कर रहे हैं, कुछ बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है रवि, देखिए बुलडोजर की कार्रवाई किए जाने की भी बात लगातार सामने आ रही है क्योंकि बीते दिनों जो लगातार खबरें सामने आई उसमें यही पता चला कि जो हत्यारोपी हैं उनकी जमीन की पैमाइश कराई जा रही है, नाप जोख भी कर लिया गया है। इसको लेके क्या जानकारी है? जी, आपको बता दें कि कल 10 घंटे की नापी लगातार की गई थी राजस्व विभाग द्वारा, कई टीमें लगाई गई थी और यह भी सुनने में आ रहा था कि बाबा की बुलडोजर चलने वाली है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है, ऐसी कोई तथ्य सामने नहीं आया है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं। लेकिन हाँ, लोगों का मानना है कि जल्द ही दोषियों पर बुलडोजर चल सकता है। ठीक है रवि, देखिए अब इस बात की फिलहाल कोई पुष्टि नहीं की जा पा रही है कि बुलडोजर की कार्रवाई होगी कि नहीं, प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई करेगा कि नहीं, लेकिन फिर ये नाप जोख जो किया गया है इसका आधार क्या है? जमीनों की पैमाइश आखिर क्यों की गई है? जी जी जी, आपको बता दें कि राजस्व विभाग की जैसे टीमें नापी कर रही थी, नापी में यह तथ्य सामने आया था कि प्रेमचंद यादव द्वारा कुछ भूमि अवैध रूप से बनाए गए मकान बनाए गए हैं और आबादी की जमीन पे यह मकान बनाए गए हैं जो सरकारी जमीन में है। ठीक है, धन्यवाद रवि इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पेशे से इंजीनियर 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान शहनवाज उर्फ शैफी उजमा, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद अरशद वारसी के तौर पर हुई है। सेल का दावा है कि सोमवार तड़के मोहम्मद शहनवाज को दिल्ली के जैतपुर जबकि उसके 2 साथी मोहम्मद अरशद वारसी को मुरादाबाद और मोहम्मद रिजवान को लखनऊ से पकड़ा गया है। रिजवान मूल रूप से आजमगढ़ का रहने वाला है, वहीं शहनवाज और अरशद झारखंड के हैं। पूछताछ में पता चला है कि इन सबका आका पाकिस्तान में बैठा आतंकी गौरी है जो वहां से बैठे बैठे भारत के युवाओं को जिहाद की कोचिंग और ट्रेनिंग देकर आतंकी तैयार कर रहा था। बताया जा रहा है कि सादतगंज के जिस घर में आतंकी रिजवान रहता था उसके मकान मालिक से पुलिस पूछताछ कर रही है और पूछताछ में पता चला कि मालिक ने रिजवान का वेरिफिकेशन नहीं करवाया था। तो देखिए 3 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है और तीनों आतंकियों के पास से डिग्री भी बरामद की गई है जो कि एक हायर एजुकेशन की है। इसमें से किसी ने इंजीनियर किया है, कोई एमबीए कर चुका है, कोई एमटेक कर चुका है। लेकिन अब इस पूरे मामले का खुलासा हो चुका है कि ये तीनों ही आतंकी एक बड़े आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे जिनका आका पाकिस्तान में था। वो पाकिस्तान में बैठे बैठे इन युवाओं को संदेश देता था ताकि वो भारत में टेरर फैला सकें। भारत में टेरर फैलाने वाले एक और गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और इस बार आतंकी संगठन से जुड़े 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ओवैस इस खबर पर तमाम अपडेट के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओवैस देखिए, सोमवार तड़के 3 आतंकियों की गिरफ्तारी की बात कही गई है। उनसे लगातार पूछताछ का दौर जारी है, पूछताछ जारी है उनसे। इस पूछताछ में क्या कुछ तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं ओवैस, इसको लेके क्या जानकारी है? देखिए बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल पुराने लखनऊ से गिरफ्तारी हुई है और ये संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल था। इसको
जो है ये संदिग्ध था, इसको उठाया गया है और साफ तौर पे ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान में बैठे गौरी, इसका जो आका है वो इन लोगों को चला रहा है। तो इसको जो है एनआईए और एनआईए में वांछित भी था और एनआईए की टीम और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने इसको जो है उठाया है और इससे पूछताछ लगातार जारी है। जो लखनऊ, पुराना लखनऊ है, वहां से इसको उठाया गया है। पूछताछ में जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं उसमें साफ तौर पे ये भी बताया जा रहा है कि इन लोग जो है इंटरनेट के माध्यम से और इनके संपर्क में थे। तो ठीक है, ओवैसी से दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि 3 आतंकियों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों ही आतंकियों से पूछताछ का दौर जारी है। आतंकी रिजवान का वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था। आतंकी रिजवान वही आतंकी है जो 8 दिनों से लखनऊ में रह रहा था। ओवैस एक बार फिर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओवैस, देखिए 26/11 का अटैक वो सभी को याद है, जब एक बार भारत में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की गई थी। ये जिन 3 आतंकियों की गिरफ्तारी की गई है, इनका मकसद क्या था और इनके टारगेट पे कौन कौन से बड़े शहर थे? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि दरअसल ये इनका जो पाकिस्तान में बैठा आका है गौरी, वो इनको तैयार कर रहा था। जो बात पूछताछ में जो चीजें निकल कर सामने आई हैं वो इंटरनेट के माध्यम से लोगों को जो है बलगला रहा था। जो युवाएं हैं, युवा को बलगला रहा था और वहां से बैठ के मॉनिटरिंग कर रहा था। तो सूत्रों के अनुसार ये भी पता चला है कि ये जो लोग हैं ये इंटरनेट के माध्यम से इन लोगों के संपर्क में थे और जो आतंकवादी गतिविधियों को जो है इसमें ये संदिग्ध पाए गए हैं। ये पुराने लखनऊ में ये मेरठ का रहने वाला था। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस मकान में ये रह रहा था उस मकान मालिक को भी उठाया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। दरअसल इसने जो है, जो मकान मालिक है, उन्होंने जो सूत्र हैं उन्होंने ये बताया है, उनके अनुसार ये बात पता चली है कि जो मकान मालिक है वो मकान मालिक ने ओला पे जो इंटरनेट के माध्यम से इस पे जो है ऐड डाला था, किराएदारी को लेकर एक ऐड डाला था। तो ऐड से इसने देखा और रिजवान ने और देख के संपर्क किया इनसे। संपर्क करने के बाद आपको बता दूं कि प्राप्त जानकारी ये हुई है कि ये अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर 5-6 दिन पहले ये लखनऊ के, पुराने लखनऊ के सादतगंज क्षेत्र में ये आया था। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये लखनऊ, ये मूल रूप से मेरठ का रहने वाला है। तो ये लखनऊ में वहां से ये आया था और अपने आप को जो है ये मुल्ला बताता था। ठीक है तो ये ओवैस, जो देखिए अभी आपने जिक्र किया कि गिरफ्तारी के दौरान उसकी पत्नी भी मौजूद थी, जो आतंकी के साथ इस घर में शिफ्ट होने आई थी। क्या जो आतंकी है उसकी पत्नी की भी संलिप्तता हो सकती है क्या? जी, मैं आपको बता दूं कि पत्नी की संलिप्तता अभी तक नहीं, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अगर उसकी बात करें तो पत्नी का अभी कोई जो है डिटेल नहीं मिल पा रही है। जो अगर उसकी बात करें तो सूत्रों की माने तो ये इसकी जो है आतंकी मॉड्यूल से ये संदिग्ध था, ये जुड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मेरठ से लखनऊ आया था और जो है ये बीटेक का जो है करे हुए था। और दूसरी चीज आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये यहाँ पर इसके साथ 2 साथी और भी हैं जो मूल रूप से झारखंड के जो है रहने वाले हैं। और झारखंड, ये एक मुरादाबाद से उठाया गया है, इसको पकड़ा गया है, और एक जो है दिल्ली से। तो दिल्ली की जो स्पेशल टीम है वो तमाम जो आतंकी गतिविधियां हैं, जो एनआईए है, वो तमाम आतंकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी और इसके पीछे जो है वो लगी हुई थी। तो इसको देखा गया है, इसको उठाया गया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा जो मकान मालिक है उनको भी उठाया गया है, उनसे भी पूछताछ चल रही है। लेकिन ओवैस देखिए, इन तीनों ही आतंकियों की गिरफ्तारी में एक चीज कॉमन है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को लेकर हमारी केंद्र सरकार भी सक्रिय हो चुकी है, कानूनों को और सख्त कर दिया गया है। लेकिन ये तीनों जो आतंकी हैं, ये किस ऐप के जरिए आपस में कनेक्टेड थे और किस ऐप के जरिए ये पाकिस्तान में बैठे आका से संपर्क कर रहे थे, इसको लेकर क्या जानकारी है? ये इंटरनेट के माध्यम से ये यूट्यूब और ये जो इंस्टाग्राम है और ये जो ऐप है फेसबुक है, इन सब के माध्यम से इन लोग जो है वो कनेक्टेड थे। तो उसमें इन लोग कनेक्ट होकर इन लोग बात करते थे। और जो प्राप्त जानकारी के अनुसार ये पता चला है, जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि ये इन जो ऐप हैं, इन ऐपों के जरिए इन लोग आपस में बात करते थे। उसमें वीडियोस भी होती थी, वीडियोस भी दिखाते थे। कुछ ऐसी भी वीडियोस होती थी जिनसे युवाओं को बलगलाया जाए। तो ये पूरा जो शेड्यूल, ये पूरा जो मामला है, ये पूरा जो नेटवर्क है वो इंटरनेट द्वारा, और जो पाकिस्तान में बैठा आतंकी है उसके माध्यम से ये जो है पूरा चल रहा है। गौरी करके आतंकी है, उसके माध्यम से पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था, जो प्राप्त जानकारी हुई है। जी
ओवैस, देखिए ये भी कहा जा रहा है कि ये जो तीनों आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, इनमें से एक आतंकी लगातार राम मंदिर की रेकी भी कर रहा था, क्योंकि 2024 में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। और राम मंदिर ये वो स्थान है जो लगातार विवादों में रहा है और आतंकियों के एक टारगेट पे भी रहा है। इसको लेके क्या कुछ कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से? जी देखिए, ये बात सामने आई है, ये बात पता चली है सूत्रों के अनुसार कि ये बात है, लेकिन इसमें जो है अभी पूछताछ पूरी नहीं हुई है। दरअसल अभी इसको पकड़ा है, अभी बहुत सी ऐसी चीजें मैं आपको बता दूं मुस्कान, कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सामने आएंगी, जो सामने निकल कर आएंगी। पूछताछ के बाद अभी जब सारी चीजें क्लियर होंगी तब ये बात साफ होगी कि ये कैसे, इसमें जो है किन किन चीजों पर क्या घटनाएं करने वाला था, कहाँ पे इनको जो है, इन लोगों ने कौन कौन से एरिया चिन्हित किए थे, कहाँ पे इनको कैसे क्या करना था, ये अभी जो है सवाल हैं बने हुए हैं जो मुस्कान। लेकिन अभी जो है ये पूछताछ के बाद ही ये सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी कि कैसे और क्या क्या इनका पूरा जो पूरा फंडा था, पूरा प्रोग्राम था, कैसे ये अपने जो है संगठन को मजबूत कर रहे थे, कैसे कहाँ पे क्या क्या घटना करने वाले थे, ये सब अभी सवाल बने हुए हैं। क्योंकि अभी पूछताछ जारी है, पूछताछ के बाद मुस्कान कुछ चीजें जो हो सकता है सामने निकल कर आए। बिल्कुल ठीक है, जो धन्यवाद ओवैस इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। करोड़पति नौकरानी, ये जो आप मेरे बगल देख पा रहे होंगे तस्वीरें, ये एक बेहद ही हैरान कर देने वाली कहानी है। रईस यादव की संपत्ति हड़पने के लिए एक गिरोह ने कुछ ऐसी साजिश रची जिसने सबको हैरान कर दिया। इस गैंग ने पहले ही एक डॉक्टर दंपत्ति के बुजुर्ग मां के घर पहले एक मेड को घरेलू काम और बुजुर्ग महिला की मदद के लिए रखा गया और फिर मेड की शादी बिना घर के अन्य लोगों को बताए बुजुर्ग महिला डॉक्टर के मंदबुद्धि बेटे से करा दी गई और बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों को उनके मंदबुद्धि बेटे की शादी मेड से हो जाने की बात कहकर करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश भी की गई। मेड की पहले भी इसी तर्ज पर 3 शादी होने और 3 बार तलाक होने की बात की भी पुष्टि पुलिस ने की है, जिसके बाद पुलिस ने मामले के मास्टरमाइंड और गैंग के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। तो देखिए, ये युवती जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पहले एक मेड के रूप में लोगों के घर में जाती है, लोगों की मदद करती है, लेकिन इस मेड का जो करतूत है वो अब खुलकर सामने आ चुका है, क्योंकि ये पहले लोगों को अपने प्यार में फंसाती है, उनसे शादी करती है, उनकी संपत्तियों को हड़पती है और उसके बाद तलाक ले लेती है। लेकिन इन तीनों ही शादियों के पीछे जो एक कॉमन चीज है वो ये है कि ये पूरा गैंग किसी अमीरजादे युवक को ही खोजता है। दिनांक 22 अगस्त 2023 को थाना मुरादनगर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें एक डॉक्टर दंपत्ति द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उनकी माता, जो कि पूर्व में कैंसर से पीड़ित थी और अभी उनका देहांत हो चुका है, उनकी देखभाल करने के लिए उन्होंने प्रीति नामक एक महिला को मेड के तौर पर रखा था। और अब प्रीति तथा प्रवेश और नीलम, ये 3 महिलाएं उनके घर में अवैधानिक तरीके से रह रही हैं और ज़बरदस्ती उन पर कब्जा करने का प्रयास कर रही हैं। ये सूचना दी गई थी और इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जब इसमें विवेचना की गई तो विवेचना के क्रम में ये प्रकाश में आया कि उक्त महिला जो प्रीति है, उसने बाद में इस डॉक्टर दंपत्ति को धमकी देने की भी सूचना प्राप्त हुई थी और उसके आधार पर एक अन्य मुकदमा इसके विरुद्ध थाना मुरादनगर पर पंजीकृत हुआ था। और इन्हीं दोनों इन्वेस्टिगेशंस की पूरी जांच में, पूरी खोजबीन में ये सारा तथ्य प्रकाश में आया है। और इस पूरे गिरोह का जी, एक प्रीति नाम की लड़की थी जो हमने अपने घर में एज अ मेड रखी थी, बिकॉज़ मेरी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनको कैंसर था, तो इस वजह से हमने एक मेड रखी थी। वो मेड ने दावा किया है बाद में, लेटर ऑन, उनकी 13वीं के बाद, कि वो जो है मेरे भाई की वाइफ है और प्रॉपर्टी पे उसका हक है। और ये मेरे भाई की कोई शादी हुई नहीं है, बिकॉज़ मेरा भाई मेंटली डिसेबल्ड है बचपन से ही, तो उसकी शादी हो ही नहीं सकती है, उसकी शादी हुई नहीं है। तो ये जो भी प्रूफ या जो भी चीज़ें वो दे रही है उसके बारे में जानकारी मुझे कुछ भी नहीं है, इस वजह से मैंने FIR लॉन्च करवाई है। कलीम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
कलीम, एक हसीना और 3 शादियां, और तीनों ही शादियों में एक चीज बेहद कॉमन कि रईस यादव को फंसाना, उनकी संपत्तियों को हड़पना। इस पूरे गिरोह का खुलासा कैसे हुआ और इस पूरे मसले पर अभी तक क्या कुछ एक्शन पुलिस ने लिया है? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए, जो एक करोड़ों की जो नौकरानी है, यानी कि अगर बात की जाए जिस तरीके से ऑनलाइन जो नौकरी के लिए जाते हैं, लोगों के घरों में काम करने के लिए जो ऑनलाइन बुक किए जाते हैं, उसके तहत ये पहुंची थी। और उस दौरान जो संपत्तियों की बात की जाए, जिस तरीके से जो घरों में अकेले रहते हैं, मंदबुद्धि रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनके घरों पर जाना, काम करना और काम करने के दौरान उनको अपना शिकार भी बना लेना, यानी कि अगर बात की जाए जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं, उनको खासतौर से निशाना बनाना आसान हो जाता है, जिसका पूरा फायदा ये गिरोह उठाता था। क्योंकि ऑनलाइन का जो काम है, ऑनलाइन में चाहे नौकर लेना या फिर शादी कराना, इन सभी चीज़ों में ऑनलाइन का लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। तो उसी के तहत एक ये भी मामला सामने आया था, जिसमें एक नौकरानी ने घर में बुजुर्ग की देखरेख के लिए पहुंची और वहां उस मंद बुद्धि को अपना पति बनाया। और पति बनाने के बाद जब उसके जो बुजुर्ग पिता था उसकी मौत हुई, तो उसने संपत्ति पर अपना दावा ठोक दिया। फिलहाल इस मामले की जानकारी जब उनके और जो परिजन थे उनको लगी, तो उन्होंने पुलिस में जब शिकायती पत्र दिया था, तो पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जो मामले की थी विवेचना जब शुरू की, तो विवेचना में यह देखा गया था कि जो महिला इस संपत्ति पर अपना दावा ठोक रही थी, उसकी ऑलरेडी 3 शादियां हो चुकी थी और तीनों में तलाक भी हो चुका था। और तलाक की अगर बात की जाए, जिस तरीके से यह गिरोह पूरी तरीके से अपना नेटवर्क फैलाता है, लोगों को अपना निशाना बनाता है, तो उसको लेकर के जो ब्रोकर हैं, लगातार ब्रोकर से भी संपर्क इन लोगों का रहता है। उस संपर्क के तहत घरों में काम धाम ढूंढा जाता है। घरों में जब काम धाम करने लगते हैं, विश्वास एक जीत लेते हैं। विश्वास जीतने के बाद जब घरों में ही रहने लगते हैं, तब ये लोग अपना पूरा जाल बिछाना शुरू करते हैं। और इसी जाल के तहत ये जो घटना हुई, जिसकी गिरफ्तारी की बात लगातार कही जा रही है और इस पूरे गैंग का भांडाफोड़ कर लिया गया है, लगातार ये भी आपके द्वारा कहा गया और खबरें भी यही है कि इससे पहले भी इसकी 3 शादियां हो चुकी है, 3 बार तलाक भी हो चुका है। लेकिन क्या इन तीनों ही शादियों के बीच में पुलिस को इस मसले की पहले जानकारी नहीं हुई? क्या पहले कोई एक्शन नहीं लिया गया? क्या कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई गई? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए, जब ठगी हो जाती है, तो ठगी के मामले में कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें जो परिजन है वो मुकदमा नहीं दर्ज कराते। लेकिन जब ये मामला पहला उसके खिलाफ दर्ज हुआ, तब इस मामले की जो विवेचना शुरू हुई, तो विवेचना में इस तरीके के खुलासे सामने आए हैं। खुलासे के बाद ये जरूर कहा जा रहा है कि पुलिस जो इससे पहले जिन दंपतियों को इसने अपना ठगी का शिकार बनाया था, उनसे भी इस मामले में शिकायती पत्र लिया जाएगा और उनके खिलाफ, उनकी तहरीरों के आधार पर जो केस दर्ज किया जाएगा, उन केसों के आधार पर इसके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से जो ऑनलाइन ऐप है, ऑनलाइन ऐप के जरिए चाहे फिर मकान ढूंढना हो या फिर नौकरानी रखना हो या फिर घरों के काम के लिए जो लोगों को बुलाना हो, इन सभी ऐपों का जो जिस तरीके से वेरिफिकेशन की बात की जाए या फिर इन पर निगाह रखने की बात की जाए, उस पर एक बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडियाओं पर निगाह रखने के लिए एक टीम गठित की जाती है, लेकिन वो इस टीमों पर किस तरीके से अपना काम करती है, कैसे इस पर निगाह बनाती है, जिसका ये जो जालसाज या जो ठग है, ये पूरी तरीके से फायदा उठाते हैं। क्योंकि अगर ये तो एक नौकरानी के मामले की अगर बात की जाए, अगर इसी मामलों के तहत अगर हम आपको एक तस्वीर है जो पुरानी याद दिलाएंगे कि मैट्रिमोनियल जिस तरीके से एक वेबसाइट है जिस पर लगातार जो लोग अपनी शादी के लिए फोटो डालते हैं, उससे जो डेटिंग करते हैं, फिर शादी की बात होती है। इस ऐप के जरिए कई बार ऐसी एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन जो शादी की बात किया, जो लुटेरी दुल्हनों के नाम से फेमस है, वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आई। क्योंकि वो भी ऑनलाइन ऐप के जरिए ही लगातार लोगों के घरों में पहुंचती थी, पहले काम करती थी, फिर उसके बाद शादी रचाती थी, फिर वहां की जो ज्वेलरी और सामान होता था उसको भर करके फरार हो जाती थी। लेकिन उसका अभी तक किसी तरीके से किसी भी प्रदेश में खुलासा नहीं हुआ। लेकिन अभी जो ऑनलाइन जो नौकर की बात की जाए, जिस तरीके से मामला सामने आया, इसमें खुलासा तो हुआ है, लेकिन जो दावा है पुलिस का, वो दावा कितना सख्त होगा वो देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से गिरोह के जो लोग हैं। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।